आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन की बात होती है तो सबसे पहले कावेरी इंजन की चर्चा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास पहले से एक ऐसी क्षमता मौजूद है जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एमका से लेकर भविष्य के सभी फाइटर जेट इंजन कार्यक्रमों को हम बदल सकते हैं, इनकी तस्वीरों को हम बदल सकते हैं। जी हाँ, ये क्षमता किसी नई लैब में नहीं बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन में मौजूद है। एक पूर्व जीटीआरई अधिकारी ने हाल ही में यह चेतावनी दी है कि अगर AL-31 इंजन का जो उत्पादन है ये बंद होता है भारत में, या प्रोडक्शन लाइन आइडल होती है, तो यहाँ पर जो अनुभवी इंजीनियर्स की टीम है और जो हमने बहुमूल्य ज्ञान अर्जित किया है अलग अलग परियोजनाओं से, वो नई परियोजनाओं तक नहीं पहुँच पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत की जो दशकों की मेहनत थी वो एक अनमोल संपत्ति जो हमने अर्जित करी है अनुभव के रूप में, वो खो जाएगी। तो क्या आखिरकार HAL की कोरापुट डिवीज़न बंद होने वाली है? HAL कोरापुट में ऐसा है क्या? और क्या वास्तव में भारत के पास इंजन निर्माण की वो क्षमता मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? और क्यों ये मुद्दा सिर्फ HAL का नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है? आइए इसको विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, भारत को अक्सर केवल विमान असेंबल करने वाला देश समझा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल और दिलचस्प है। जब भारत ने रूस के साथ Su-30 MKI कार्यक्रम को शुरू किया था तो केवल विमान ही नहीं बल्कि उसके AL-31 FP इंजन के निर्माण की तकनीक भी चरणबद्ध तरीके से भारत आई थी। HAL कोरापुट ने वर्षों तक इस इंजन का निर्माण किया था और ये केवल नया नट बोल्ट जोड़ने वाला काम नहीं था। ये एक आधुनिक टर्बोफैन इंजन में हजारों अत्यंत जटिल पार्ट्स होते हैं जिनके माइक्रोन स्तर की सटीकता आवश्यक होती है, और ऐसे इंजन का निर्माण करना दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक माना जाता है। और इसी प्रक्रिया में भारतीय इंजीनियर्स को अमूल्य अनुभव मिला था। अब जेट इंजन बनाना इतना कठिन क्यों है? दोस्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर भारत मिसाइल, परमाणु पनडुब्बी और अंतरिक्ष यान बना सकता है तो जेट इंजन क्यों नहीं? इसका उत्तर है सामग्री विज्ञान और निर्माण तकनीक का अनुभव। जो किसी एक आधुनिक फाइटर जेट इंजन का तापमान कई बार धातु के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जिसको आप गलनांक भी कहते हैं, उनसे अधिक हो जाता है, और ऐसे में साधारण धातु काम नहीं करती। इनके लिए विशेष जो सुपर एलॉयज हैं ये चाहिए होते हैं। अत्याधुनिक कोटिंग और बेहद सटीक जो निर्माण तकनीक है इनकी ज़रूरत होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट ने AL-31 FP के निर्माण के लिए इन्हीं तकनीकों पर काम किया, और यही वजह है कि आज इस अनुभव की कीमत बहुत अधिक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पूर्व गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट के अधिकारी के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट ने वर्षों में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करी है, जैसे कि सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स, डायरेक्शनली सॉलिडिफाइड कंपोनेंट्स, निकल बेस्ड सुपर एलॉयज, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट और प्रिसीजन मशीनिंग। इसके अलावा हाई एक्यूरेसी जो रोटर बैलेंसिंग है ये भी हमें देखने को मिलती है। ये सभी आधुनिक फाइटर जेट इंजन निर्माण की आधारभूत तकनीकें हैं, और इन तकनीकों को सीखने में किसी भी देश को वर्षों नहीं बल्कि दशकों लग जाते हैं। और यही अनुभव आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। अब चिंता क्या है भारत की सबसे बड़ी? और यही एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये क्षमता मौजूद है तो चिंता किस बात की है? दरअसल Su-30 MKI के AL-31 FP इंजन का उत्पादन हमेशा चलता नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब यह लाइन बंद होगी, और उस समय यहाँ पर काम कर रहे अनुभवी इंजीनियर्स भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगर उनके अनुभव को दस्तावेजों और उसका प्रशिक्षण और नई परियोजनाओं में स्थानांतरित नहीं किया गया तो उनका जो ज्ञान अर्जित हुआ था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और याद रखिए, किसी मशीन को खरीदना आसान है लेकिन 25 से 30 वर्षों का अनुभव खरीदना असंभव है। और इसी चीज़ को लेकर जीटीआरई ने जो सरकार है उसको वार्न किया है। देखिए, आज भारत कावेरी 2.0 पर काम कर रहा है, साथ ही एमका के लिए नए पीढ़ी का जो इंजन है उसकी आवश्यकता है, और हम उस पर काम करने के लिए इच्छुक हैं। और इन दोनों परियोजनाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल डिज़ाइन नहीं है, असल चुनौती है उच्च गुणवत्ता वाला निर्माण। अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के विशेषज्ञ इन परियोजनाओं से जुड़ते हैं तो उत्पादन प्रक्रिया तेज हो सकती है, गुणवत्ता बेहतर हो सकती है, और कई शुरुआती गलतियों से बचा जा सकता है। और यही कारण है कि पूर्व गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट अधिकारी इस ज्ञान का हस्तांतरण पर इतनी जोर दे रहे हैं। अब उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि आप यहाँ पर सिर्फ जो नॉलेज हमने अर्न करी है उसको ट्रांसफ़र करने के बारे में मत सोचिए। आप यहाँ पर ये भी सोचिए कि हमारे लिए इस समय फ्लाइंग टेस्ट बेड कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भारत की उस कमज़ोर नस पर उंगली रखी है जिस पर हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। जीटीआरई के पूर्व वैज्ञानिकों ने कहा कि
हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी है उतनी ही इम्पोर्टेंट इंजन को लैब में सफल बनाना से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हवा में टेस्ट करना। लेकिन हज़ारों फीट की ऊंचाई पर जो हम टेस्ट करने की बात कर रहे हैं वहां पर हमें वास्तविक उड़ान परिस्थितियां देखने को मिलती हैं और उन उड़ान परिस्थितियों में इंजन को परखना बहुत अलग चुनौती होती है और यहीं पर फ्लाइंग टेस्ट बेड की ज़रूरत पड़ती है। भारत ने कावेरी इंजन के परीक्षण के लिए रूस से IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड का उपयोग किया था। लेकिन अगर भविष्य में भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना है तो अपना फ्लाइंग टेस्ट बेड विमान विकसित करना ही होगा। इससे समय बचेगा, लागत कम होगी और किसी विदेशी देश पर निर्भरता समाप्त होगी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब भारत को ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं कि भारत किस विमान को फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाना चाहता है। देखिए, जब हम फ्लाइंग टेस्ट बेड की बात करते हैं तो ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। जब भी फ्लाइंग टेस्ट बेड पर बात होती है तो 2-3 मुख्यतः विमान है जिस पर चर्चा होती है। सबसे पहले 2000 के दशक में IL-76 को खरीदने की बात हुई थी रूस से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम कभी आगे बढ़ नहीं पाया। उसके बाद बात होती है MiG-29 को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट करने की। वो प्रोग्राम भी धरा का धरा रह गया, उसमें भी कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि हम सुखोई 30 MKI को यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं थी जिनके चलते वो प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ। और अंत में जो तेजस मार्क 1 है, इनके जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के विमान हैं इनको फ्लाइंग टेस्ट बेड में यूज़ करने की बात की गई, लेकिन वो बात भी अभी तक बनी नहीं है। और अब जो फाइनल रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें Su-30 MKI को ही प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर भारत को करना क्या चाहिए। भारत अगर वास्तव में दुनिया के इंजन महाशक्ति बनना चाहता है तो 3 काम तुरंत करने होंगे। पहला, HAL कोरापुत के जो अनुभवी इंजीनियर्स हैं उनका ज्ञान सुरक्षित किया जाए। दूसरा, उनकी विशेषज्ञता को GTRE, DMRL और निजी उद्योग तक पहुंचाया जाए। तीसरा, फ्लाइंग टेस्ट बेड और नई जो इंजन परीक्षण सुविधाएं हैं इनका निर्माण तेज किया जाए। इन 3 कदमों से भारत केवल इंजन नहीं बनाएगा बल्कि एक संपूर्ण एरो इंजन इकोसिस्टम को तैयार करेगा। तो दोस्तों, आज दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास ये तकनीक मौजूद है और भारत के पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी का अंबार है कि हम अपनी दशकों से अर्न की गई ये जो एक्सपीरियंस और स्किल है इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब भारत भी उस सूची में शामिल होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए नई तकनीकें जितनी ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी है पुराने अनुभव को बचाना। HAL कोरापुत के इंजीनियर्स ने वर्षों की मेहनत से जो विशेषज्ञता अर्जित करी है ये केवल एक फैक्ट्री की संपत्ति नहीं है बल्कि पूरे देश की रणनीतिक पूंजी है। और अगर ये अनुभव कावेरी 2.0 AMCA और भविष्य की परियोजनाओं तक सफलतापूर्वक पहुंचता है तो आने वाले दशक में भारत स्वदेशी जेट इंजन निर्माण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर सकता है। लेकिन अगर ये अवसर चूक गया तो हमें वही अनुभव दोबारा विकसित करने में वर्षों लग सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।